हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग का स्पेशल फोकस रहेगा CSIR नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसा आप लोगों को पता है कि CSIR के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सबसे हार्ड जो सेक्शन होता है वो है सेक्शन C, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज भी उसी का होता है 50%। और सेक्शन सी में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से केवल आपको 25 अटेम्प्ट करना है। और CSIR की ये टेंडेंसी है कि हमेशा कुछ टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो कुछ कॉमन ट्रिक्स है हम इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे और आई होप कि इस लेक्चर सीरीज को अटेंड करने के बाद उन क्वेश्चंस को आप ईजिली टैकल कर पाइएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने चुना है वो है सेल साइकिल, और इसके बाद में बाकी टॉपिक्स भी इंक्लूड करते जाएंगे सेल बायोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लेक्चर सीरीज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो सेल साइकिल से है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, फैक्ट्स एनालिसिस क्वेश्चन, ये CSIR में बहुत बार पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे विद इन 2 मिनट्स नहीं बनता है तो बिलीव मी, लेक्चर अटेंड करने के बाद आप इसको हमेशा 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम लोग पढ़े तो एक है यहाँ टर्म पहला DNA बाइंडिंग फ्लोरेसेंस डाई, और दूसरा जो टर्म यहाँ पे है विच इज फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक सेल साइकिल का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, कभी कभी इस क्वेश्चन को PI स्टेनिंग भी कहा जाता है। तो देखते हैं PI स्टेनिंग होता क्या है। PI स्टेनिंग एक डाई है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपीडियम आयोडाइड, और ये क्या करता है, DNA के अंदर बीच में जाके इंटरकैलेट कर जाता है, मतलब जो बेस पेयर से उसके साथ बाइंड कर जाता है। तो हम लोग के पास अगर जितना ज़्यादा DNA होगा सेल के अंदर उतना ज़्यादा ये डाई बाइंड करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सेल के अंदर जितना ज़्यादा DNA रहेगा, प्रोपीडियम आयोडाइड डाई उतना ज़्यादा DNA के साथ बाइंड करेगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा है। फिर अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 सेल्स है, एक को हम लोग कह रहे हैं सेल A और दूसरे को हम लोग कह रहे हैं सेल B। अगर सपोज कि A में जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA X है और B में रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA 2X है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ जितना भी X में प्रोपीडियम आयोडाइड जितना बाइंड कर रहा है सेल A में, उसका डबल क्वांटिटी प्रोपीडियम आयोडाइड प्रेजेंट होगा सेल B में। तो इससे हम लोग ईजी हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि सेल में हमारे पास 10 DNA मॉलिक्यूल्स है, तो सेल B में 10 × 2 = 20 DNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA हम लोग कैलकुलेट करके इजीली देख सकते हैं कि सेल किस स्टेज में है सेल साइकिल का। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कि फ्लोरोसेंट डाई क्या है। इस डाई को हम लोग सिंपली लेजर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, और चेक करने का जो तरीका है वो टेक्निक है फ्लो साइटोमेट्री या फैक्ट्स एनालिसिस। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें यहाँ ऊपर से आप देख रहे हैं, यहाँ से सैंपल डाला जा रहा है, और ये जो सारे जो सेल्स है, सपोज हम लोग के पास 1 मिलियन सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स, इन सारे सेल्स को एक एक करके इस पतले से ट्यूब के थ्रू पास किया जाएगा। पतला सा ट्यूब होता है, और इससे क्या है, सारे सेल्स एक एक करके पास हो रहे हैं, और इसको हम लोग लेज़र से यहाँ पे उसको इल्यूमिनेट करेंगे, और इधर हम लोग एक फिल्म लगा के या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इसको रिकॉर्ड करेंगे कि इसमें DNA कंटेंट कितना है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट दिखेंगे हम लोग, किसी में X अमाउंट दिखेगा, किसी में 2X दिखेगा, और बीच में हमारे पास 1.5X 1.1X अलग अलग अमाउंट ऑफ DNA दिखेगा। तो इतना सारा करने के बाद जो हम लोग को मशीन जो प्लॉट करके देगा, एक इस तरह का ग्राफ प्लॉट करके देगा, जहाँ पे X एक्सिस में है रिलेटिव अमाउंट ऑफ DNA, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ सकते हैं 1X, ये 2 लिखा हुआ है मतलब 2X अमाउंट ऑफ DNA। Y एक्सिस पे है नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर हम लोग के पास 1 मिलियन सेल्स है तो इन्होंने ऐसा प्लॉट करके दे दिया कि कितने सेल्स का अमाउंट ऑफ DNA कितना है। अब आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है सेल साइकिल का।
सेल साइकिल के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं है तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखिए सेल साइकिल टोटल 4 स्टेजेस के होते हैं, G1, S, G2 और M। ठीक है, तो हम लोग के पास अगर इन 4 स्टेजेस में देखें तो जो G1 स्टेज है वहाँ DNA को हम लोग मान लेते हैं कि X अमाउंट ऑफ DNA है। फिर जब ये S फेज में सेल एंटर किया तो S स्टेज में रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, हमेशा DNA का अमाउंट डबल हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ S फेज, मतलब जब रेप्लिकेशन खत्म हो गया तो उस टाइम यहाँ पे 2x अमाउंट ऑफ DNA हो जाएगा। तो ये कौन सा स्टेज है, ये G2 स्टेज है। तो ध्यान देना फिर से, G1 स्टेज में अगर x अमाउंट ऑफ DNA है तो S फेज में एंटर किया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, S फेज जब एंड हुआ तो हम लोग के पास 2x अमाउंट ऑफ DNA है। मतलब अगर यहाँ पे 10 DNA मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 20 DNA मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फिर G2 के बाद M फेज में गया, विच इज माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबको पता है। और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखना है कि टेलोफेज का सेल अगर हम लोग ऐसे बनाए तो इस सेल्स के पास भी यहाँ पे 2x अमाउंट ऑफ DNA है, x अमाउंट यहाँ पे, x अमाउंट यहाँ पे। और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, ये 2 सेल्स हो गए, तब हम लोग के पास यहाँ x अमाउंट और x अमाउंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या स्टेज हो गया कि एक G1 में हमारे पास x अमाउंट ऑफ DNA, G2 और M में हमारे पास हो गया 2x अमाउंट ऑफ DNA। M में कब तक, साइटोकाइनेसिस जब तक नहीं हुआ है तब तक 2x अमाउंट ऑफ DNA। और तीसरा जो हम लोग के पास बच गया, जो S फेज हमारे पास बच रहा है, S फेज में क्या होता है, DNA का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है इसलिए धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है। तो उस तरह से X का क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ में देखें तो हम लोग के पास जो X जो हम लोग के पास पीक मिला है, ये जो पहला पीक है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये सारा क्या है, G1 फेज का सेल्स है, क्योंकि सब में X अमाउंट ऑफ DNA 1x। जो 2x है जो हम लोग के पास सेकंड पीक मिला है, वो कौन सा सेल्स है, वो G2 फेज के सेल्स है और M फेज के सेल्स है। ठीक है, और जो बीच में हमारे पास धीरे धीरे जो X मतलब DNA का अमाउंट बढ़ रहा है वो हमारा S फेज का सेल्स होगा। तो इस हिसाब से हम लोग के पास पहला जो पीक हो गया G1 फेज के सेल्स यहाँ है, G2 और M फेज की सेकंड पीक में, और जो बीच में जितने भी सेल्स है वो सारे S फेज में हैं। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग दोबारा से क्वेश्चन में जाए तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सारा पीक A और पीक B क्या है। पीक A ऑब्वियसली ये G1 फेज ऑफ सेल्स है, पीक B क्या है, वो हम लोग के पास G2 और M फेज के सेल्स है। इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है, पीक A कंटेन सेल्स ऑफ G1 फेज, ये सही है, और जो पीक B कंटेन सेल्स ऑफ G2 फेज स्टेटमेंट 2, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन A1 सही होगा, जहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ में हम लोग कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे अगर ध्यान से इस ग्राफ को हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है कि जो पीक A है वो बड़ा है पीक B से। ठीक है, ये देखिए इतना डिफरेंस है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा है पीक A और पीक B उतना ऊंचा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ सेल्स A पीक में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, और नंबर ऑफ सेल्स G2M में कम है। तो सबसे ज़्यादा सेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, G1 फेज में होते हैं, और G2M में कम सेल्स होते हैं रिलेटिव टू G1, और S फेज में भी कम सेल्स होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से मिलती है। तो कभी कभी CSI में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कभी G2 फेज को अरेस्ट कर दिया गया, कभी M फेज को अरेस्ट कर दिया गया, तो सिंपली यही पीक कभी बढ़ जाएगा, कभी ये वाला पीक घट जाएगा। तो अलग अलग पीक कभी बढ़ता है कभी घटता है। ठीक है, तो आई होप कि इसको आप लोग इजीली सॉल्व फ्यूचर में कर पाइएगा। ये क्वेश्चन मैंने CSI के सैम्पल पेपर से उठाया है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया तो आई होप कि एक लास्ट में एक हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन इसलिए भी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप लोग तुरंत सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में अपना आंसर दीजिए। ओके, साइनिंग ऑफ ब्रेनोलॉजी क्लासेस।